अरविंद तेजावत जी के पास चल रहा हूँ। अरविंद सिंह तेजावत जी, प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वॉर रुक नहीं रही और अब कहीं ना कहीं ये बात शुरू हुई है कि जंगबंदी की जाए और सीज फायर किया जाए 2 दिन के लिए, फिर मुस्तकिल किया जाए। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि इसराइल में जिस तरह से एक खौफ का माहौल है, डर का माहौल है और इसराइल को लोग छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि खबर ये भी आ रही कि गजा में इजरायली चोरी छुपे जो है वहां अपनी निर्माण कार्य, तामीराती काम भी जो है कहीं ना कहीं शुरू कर चुका है। इस तरीके की खबरें आ रही। बहरहाल, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसराइल की इस वक्त क्या स्टैंडिंग, क्या पोजीशन, खास तौर से जब उसने ईरान पर हमला किया और ईरान ने कहा कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, जबकि हिजबुल्लाह और हमास से तो लड़ ही रहा है। आप देखिए मुमताज साहब की जो इसराइल ने अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है वो उसने एक के बाद एक लड़ी है। उन्होंने सबसे पहले वहां गाजा पट्टी में अपनी फोर्सेस भेजी, पहले वहां पे हवाई हमले किए उन्होंने। और दरअसल जो जो उन्होंने जो अपहरण किया था जो इजरायली लोगों का, हमास के लोगों ने, वो तो आज तक नहीं पकड़े गए हैं। और उनके बदले में जो वहां की जो बेकसूर लोग हैं उनको उन्होंने मारा है। और उसके बाद में उन्होंने इधर लेबनान में हिजबुल्लाह पे उन्होंने अटैक किया। पर ये दोनों ही जो लड़ाइयाँ थी वो एक तरफा थी, जहां यह तय था कि जीतना जो है वो खाली इज़राइल को ही है। और इज़राइल का एक ही मकसद था कि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मारना और दहशत पैदा करना, यही इज़राइल का मकसद था। और अब उन्होंने अपने जिस दुश्मन को चुना है वह इतना कमजोर नहीं है। हाँ, वो भले ही बहुत सारी चीजों में और टेक्नोलॉजी के लेवल पर भले ही वह इज़राइल का आधा हो, पर अगर यूं देखें तो बहुत सारी चीजों में वह इज़राइल के कहीं कम भी नहीं बैठता। तो इस बार जो उन्होंने अपने जिस कॉम्पिटिटर को या अपने जिस दुश्मन को उन्होंने तैयार किया है वह इतना कमजोर नहीं है। और इज़राइल भी वो ईरान भी कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है कि वह तुरंत, वह भी सोच रहा है जैसे कि इज़राइल ने प्लानिंग के साथ एक के बाद एक मास किलिंग्स की है ना। और अब तक कितने ही हजारों लोगों को मारा जा चुका है। 50,000 से ज्यादा लोग एकदम साफ साफ इस पूरे ही लड़ाई में मारे गए हैं। तो ये जो सारी जो बड़े लेवल पर जो मास किलिंग्स हुई है तो है। अब ईरान ईरान भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में वहां आ रहा है और इज़राइल इसी से घबराया हुआ है। और अभी थोड़े दिनों पहले ये थी कि वहां के जो तेल डिपो में आग लगी और उसके लिए जो लेबनान की जो मिसाइल्स वगैरह जो है उनको उन्होंने जिम्मेदार माना, वो सारी चीजें हैं। तो अब देखना है कि ये लड़ाई कहाँ तक है। लड़ाई को शुरू करना जितना आसान होता है, दरअसल इन युद्धों को रोकना उतना ही मुश्किल सा नजर आता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और एक वक्त जरूर आएगा कि जब ये सारी चीजें, इन सब चीजों का हिसाब देना होता है, जिसको हम पोएटिक जस्टिस बोलते हैं। दरअसल एक बार उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने अन्याय शुरू कर दिया, पर उसको समेटना इसराइल के लिए कितना मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है मुमताज साहब। नहीं, जी। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं तेजावत साहब, लेकिन मैं अमेरिका की जो बात कर रहा था उसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या अमेरिका जो है वो इलेक्शन के बाद और ज्यादा ताकत के साथ इजराइल के साथ आएगा, या इसे जंग जो है मुस्तकिल रोकी जाएगी? क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। वो मतलब कितना और यहाँ पे जिस तरीके की नई चीजें बन रही, ब्रिक्स में नई नई चीजें सामने आ रही हैं, तो और सऊदी को आप देखिए कि वो अब रूस से बहुत करीब हो रहा है। तो मतलब कैसे इस जो बदलते हालात में अमेरिका पहले खुद को संभालेगा कि जंग में कूद जाएगा? बिल्कुल मुमताज साहब, अभी थोड़े दिन पहले ही एक राष्ट्रीय टेलीविजन ने यही चीजें मुझसे पूछी थी। तो उनके एंकर ने पूछा था कि आप बताइए कि क्या अगर मान लो अमेरिका में सरकार का स्वरूप बदल जाता है तो वहां पे क्या होगा। आप बताइए कि क्या वो इज़राइल में उनके पार्टिसिपेशन को लेकर किसी तरीके का फर्क आएगा। तो जो जवाब था वो काफी सटीक था और वो हमें सुनना चाहिए। जवाब ये था कि दरअसल अमेरिका का पॉलिटिकल सेटअप देखिए वह क्या है। वह एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि वहाँ के
जो पूंजीपति लोग हैं, उनके चंदे पर टिकी हुई डेमोक्रेसी, जो कि मैं मानता हूँ कि ये जो आज का प्रजातंत्र है, वह शासन का सबसे बेहतरीन रूप होने के बावजूद इसकी एक लिमिटेशंस हैं। तो चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, उन दोनों में से चाहे कोई भी आए, चंदा तो ये सारे ही लोग उन्हीं लोगों से ले रहे हैं जो वहाँ के पूंजीपति है। और उन पूंजीपतियों का हित इस चीज में है कि वह लड़ाई को जारी रखें। लड़ाई को जारी रखेंगे तभी उनके हथियार बिकेंगे। जो खासकर अगर मान लो हम गल्फ और जो खासकर इराक पे जो अटैक हुए, उसके बाद में फिर वहां पे जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बंदरबाट हुई, और उसमें जिन जिन लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और जिन लोगों ने खरबों रुपया कमाया लोगों की कीमत पर उनको मारने के बाद में, तो ये कोई लोग दूसरे हैं नहीं। इलेक्शंस के बाद में जहां तक शासन का स्वरूप है, वह कोई बहुत बड़े तौर पर नहीं बदल रहा है। और जो अभी जिस हालात में जो डेमोक्रेसी काम कर रही है, वह एक वहां के लोगों के लिए बेहतरीन फॉर्म होने के बावजूद वह उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो जिनके बूते पे चल रही है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वह कोई दूसरा देश हो, जहां जहां कहीं पे भी प्रजातंत्र है, उसकी एक अपनी सीमा है और वह उन्हीं लिमिट्स में या उन्हीं में काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन पॉलिसी में या अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस आने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत चलता रहता है। दूसरी बात ये है कि वेस्टर्न मीडिया के आप जो विश्लेषण को देखिए, ये इसको काफ़ी बड़े-बड़े खबरों के तौर पर बीबीसी वगैरह ये छाप रहा है कि अमेरिका ने इज़राइल को ये वार्न किया है कि अगर उसने गाज़ा में अगर वो मानवीय सहायता नहीं भेजी तो अमेरिका सारी इज़राइल की मदद वगैरह रोक देगा वगैरह। इतनी या इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कि अमेरिका कोई बहुत ही बड़ा काम कर रहा हो। अगर अमेरिका इस लड़ाई से हट जाए, तो इज़राइल के लिए इस लड़ाई में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के संभावित हमले को लेकर वहाँ अमेरिका ने अपना पूरा डिफेंस सिस्टम वहाँ पे कर लिया है और उसके बाद में काफ़ी नई उन्होंने खेप भेजी है उनकी इज़राइल की मदद के लिए। और जब ये वहाँ पे हमास का ये जो हुआ था, कार्रवाई हुई थी, और जब वो वहाँ से वो उनको लेके गए थे और जो लोगों को जो बनाया था, हॉस्टेजेस बनाया था, तो ये सारी ही में अमेरिका ने उसके ठीक बाद में अपनी जो सैन्य ताकत है वो वहां पर भेज दी थी। और मैंने रुमान हाशमी साहब से भी ये अर्ज किया था पिछली बार में कि ये जो जितने भी ये जो अमेरिका की जो फोर्सेस वगैरह आ रही है, अगर उनका पूरा अगर स्वरूप देखे तो वो वहां के लोग नहीं है। वो उनमें से जो इन अमेरिकन फोर्सेस में एक काफी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो बाद में उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप दी गई है और उनको वहाँ की आर्मी में भर्ती किया गया है, या वे लोग हैं जो कि ब्लैक हैं और जिनको हम सेकंड वहाँ की अगर जेलों को देखिए, अमेरिका के अगर जेलों के रूप को देखें तो वहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग वो काले कलर के नहीं है। वहाँ की जेलों में जो वो सॉरी गोरे गोरे लोग नहीं हैं, वो काले लोग हैं या वो लोग हैं जो कि अमेरिका के गरीब तबके के लोग हैं। तो वहाँ की सोसाइटी में भी हैं और उन्हीं का इस्तेमाल वहाँ की लड़ाइयों में हो रहा है। चाहे वो अमेरिका की जहाँ-जहाँ फोर्सेस जा रही है वो हैं जो कि यहाँ से इंडिया से, पाकिस्तान से, इजिप्ट से या दुनिया के तमाम कंट्रीज से जाके जो अमेरिका में बसे हैं और वो बाद में वहाँ की आर्मी में सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ की लड़कियों से शादी करके वो एक तरीके से वहाँ अपने सर्वाइवल के लिए या अपने रोजगार के लिए वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो वो कोई जो अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनमें एक खास तरीके की जो देशभक्ति या उसके गाने जो सिखाए जाते हैं या वहाँ के लोगों को जो प्रचारित किया जाता है, वो भी एक तरीके से नेशनलिज्म के नाम पर उनका बहुत भयानक तरीके से शोषण ही हो रहा है। और ये खासकर जो अरब स्प्रिंग के बाद में ये वहाँ ये देखने में आया था कि वहाँ का नेशनलिज्म का एक अलग ही फॉर्म जो वहाँ पे विकसित हुआ था और इस्लाम के नाम पर जो नेशनलिज्म आया था, तो उसके कुछ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम उस ड्यूरेशन में देख रहे थे कि हाँ, कुछ एक नया फॉर्म आ पाएगा। हालाँकि वो ये अलग बात है कि वो उस पूरे एरिया में जो नेशनलिज्म के नाम पे या अरब नेशनलिज्म के नाम पे जो चीज़ आई वो इतनी ढीली-ढाली थी कि हम उसको एक नेशन स्टेट का हम कभी फॉर्म में तब्दील नहीं कर पाए। तो पूरी तरीके से ये सारी जो लड़ाइयाँ हो रही है, वहाँ के जो लोग इन्वॉल्व है, खासकर वो अमेरिकन सोल्जर ही क्यों ना हो, वो खाली उन्हीं लोगों के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो वहाँ के ताकतवर लोग हैं और मीडिया भी उन्हीं तरीके से काम कर रहा है, उन्हीं के हिसाब से कर रहा है। तो कहीं पर भी यह उम्मीद करना कि वो कुछ जस्टिस करेंगे या
उसके फ़ेवर में अपना कहीं कोई स्टैंड लेंगे, मुझे अभी तो मुश्किल नहीं लगता है। हालाँकि ये पॉसिबल है कि आगे आने वाले 50-100 वर्षों में कहीं न कहीं डेमोक्रेसी का ये फ़ॉर्म बदले। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़े-बड़े विद्रोह हो रहे हैं। श्रीलंका में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, भारत में भी बहुत सारे किसान विद्रोह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक-एक करके अपना फ़ॉर्म ले रही है। पर अभी तक कोई इतना बड़ा किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं हुआ है, जैसा कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में या वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो आगे देखते हैं कि डेमोक्रेसी ये कहाँ करवट लेती है और आगे का फॉर्म क्या होता है। तेजावत साहब, ये हौती को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन हौती जो है इस बीच में, जब ईरान से इजराइल लड़ रहा है, जब हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, हमास से, हौती अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रहा है। और हौती जो है एक बहुत पावरफुल, क्योंकि आप देखिए रेड सी को पिछले 12 महीने से उसने बंद कर रखा है और पूरा यूरोप लग गया, उसको खुला नहीं सके। और 20 लाख की उन्होंने कह रखा, 20 लाख की हमारे पास आर्मी है। मतलब इतनी बड़ी ताकत को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मतलब इसके बावजूद क्या ये ख्वाब जो है वाकई शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा इजराइल का, कि वहां गाजा में ये जाएंगे बफर जोन बना के और आराम से रहने लगेंगे, नई बस्ती बन जाएगी? थोड़ा सा बस। हाँ, मुमताज साहब, ये एक ऐसी लड़ाई है जो बरसों-बरसों तक चलने वाली है। और एक तरीके से जब तक ये लोग अपना वहाँ पे उल्लू सीधा करना बंद नहीं करेंगे, उस एरिया में वो जो उनके जो व्यापारिक हितों को जब तक ये नहीं छोड़ेंगे और इंसानियत के साथ में ये लोग खड़े नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये लड़ाई चलती रहेगी। ये उसके बाद में हम देखते हैं कि शुरुआत में जो लड़ाई जितने कम लेवल पर हो रही थी, जब वहाँ पे पीएलओ और इज़राइल के बीच में जो थे छोटी-मोटी लड़ाइयाँ थी, और पर वो इतना बड़े लेवल पे जो लोगों का जो कत्ल हो रहे थे वो नहीं थे। वो हालाँकि वो जो 1994 में उन्होंने 96 में जो 20,000 लोग मरे, 84 में जो लड़ाइयाँ हुई, वो सारी लड़ाइयों को करें तो उन्होंने एक तरफ़ा इज़राइल में खाली लोगों को मारने का ही काम किया था। और उसके बाद आप देखिए कि क्या वो लड़ाइयाँ कम हो गई? उसके बाद में वो और ज़्यादा बढ़ी है। हमास, हिज़्बुल्लाह, हौती, एक के बाद में एक। और भी अगर आगे आने वाले टाइम में अगर ये इज़राइल ये सोचता है कि उसने अपने सारे ही दुश्मनों को मार दिया है और वह कर रहा है, तो ये ऐसा है नहीं। क्योंकि ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ज़ुल्म होगा, और जब तक ज़ुल्म होगा मुझे लगता है कि उसके खिलाफ ही बोलेंगे लोग और वह उसका प्रोटेस्ट भी करेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो है इसके बाद में ये, तो जब तक वो एक इंसानियत के हक में नहीं आएँगे और जब तक वह नहीं होगा, मुझे लगता है कि तब तक ये चलता रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। और यहाँ पे साफ-साफ है कि वो लोग क्या हैं, वो वहाँ पर अपने ख़ास एक फ़ायदे के लिए, अपने जो हम उनको कहें कि अपने जो हितों के लिए, केवल कुछ चंद लोगों के फ़ायदे के लिए ये लोग वहाँ पर हैं, और ताकि वहाँ के वो रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सके और अपने लिए वो मैक्सिमम लग्ज़री इकट्ठी कर सके। क्योंकि अगर यहाँ से ये पेट्रोलियम वग़ैरह ये सब अगर गल्फ से नहीं आएगा, तो लॉस एंजेल्स में उनके जो कैसिनो में जो इतना जो हंगामा होता है, वहाँ पे लोग जो उनका पूरा जो एक तरीके से जो जो अय्याशी वाला जो उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया है, वह कैसे होगा? तो ये दरअसल जो पूरा जो वहाँ का अमेरिकन कल्चर है, या पूरा तरीके से यूरो अमेरिकन कल्चर है, उसका जो बेस है वह इसी पे टिका हुआ है, लोगों की मर्डर पे, वहाँ से रिसोर्सेज़ के कब्ज़ों पे टिका हुआ है। तो जब तक ये चलेगा तब तक वो चलता रहेगा, जब तक कि वो एक तरीके से वह इंसानियत वाली बातों पे नहीं आ जाते हैं और एक तरीके से दुनिया में एक ऐसी ब्यूटीफुल तरीके की वह नहीं आ जाती है, एक तरीके से शासन सत्ता, जहाँ इंसानियत को मदद मिले। मुझे लगता है कि ये सिलसिला है, वो बहुत ही अनवरत जारी रहेगा मुमताज़ साहब।